अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है, कैसी चल रही है? और ईद का पूरा जो ये वीक गुजरा वो कैसा रहा? अब आज से मैं कहता हूँ, बीच में एक वर्किंग डे आया था, लेकिन उस वक्त भी यही था कि बस अब मंडे को देखेंगे। आज से द ईद इज ऑफिशियली ओवर इन पाकिस्तान। अब वो जो सारे काम करने थे ना जी, ईद के बाद देखेंगे, ईद के बाद, वो आज वो दिन है। आज वो दिन है जब से वो काम आपको देखना शुरू कर देने चाहिए। बहुत से लोगों के काम अटके होते हैं जो जरूरी होते हैं, और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि व्हेन वुड ईद बी ओवर। सो ईद जब ओवर हो गई है तो आज लोग जिन्होंने काम करने हैं वो भी इस मूड में आएंगे दोबारा कि किसी का भी काम जो है वो मुकम्मल सर अंजाम दे सकें। एट द सेम टाइम कराची में एटलीस्ट वी नो कि मार्केट्स प्रॉबली आपको नहीं उस तरह से खुली मिलेंगी, क्योंकि मुल्क भर में नहीं, दुनिया भर में पैलेस्टाइन के लिए, गजा के लिए एक स्ट्राइक की कॉल दी गई है। सो कराची के ताजरों ने फैसला किया है। सो इफ यू प्लान टू गो टू एनी ऑफ द मार्केट्स, आप जरूर ये पता कर लें कि वो मार्केट आज खुली भी है कि नहीं है। बट यू शुडंट हैव टू गो टू द मार्केट रियली, बिकॉज वो ईद की हम आपको दिखा भी रहे थे और आपकी हमें फीडबैक भी आ रही थी कि वो इतनी कोई शॉपिंग हो गई ड्यूरिंग द ईद डेज। ईद से पहले आपको पता ही है, मतलब रमजान की भी एंडिंग में शॉपिंग स्प्री पूरा स्टार्ट हो जाता है, तो यू कैन टेक इट ईजी, चिल करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेकिन अदरवाइज तो कारोबार ऑब्वियसली खुले होते हैं, वो खुले हैं और होलसेल एंड एवरीथिंग। सो ईद लोगों की जरा इसलिए भी अब खुशखबर हो गई है क्योंकि ईद पे हुकूमत ने थोड़ी सी ईदी दे दी। हुकूमत ने ईदी सूरत में दे दी कि बिजली के निर्ख जो हैं उसमें खातिरखा कमी हुई है। ऑलमोस्ट ऑन एवरेज अगर हम हिसाब लगाएं तो अब उसका ब्रेक डाउन भी आ गया है। बिल्कुल 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। That's a lot. That's good. अलॉट में तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा और दे दो, लेकिन मतलब बड़ी अच्छी सब्सटेंशियल किस्म की कमी है। कि वी आर इन एन IMF प्रोग्राम, उसके दौरान होते हुए ये रिलीफ देना, जिससे गरीब आदमी को जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसको फ़ायदा होगा। सो ईदी हुकूमत ने भी अपनी दे दी। आपको कितनी हुई है वैसे अदरवाइज जमा, वो आप हमें बता सकते हैं और हमसे ना पूछिएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वाकई ईदी होती है, और अगर इस किस्म की ईदी हो ना कि 7 रुपए आपको मतलब बिजली में कमी मिल रही है पर यूनिट, तो ये इट मेक्स अ डिफरेंस। एंड में कुछ रिजल्ट तो बेहतर आना चाहिए ना, तो लिहाजा डेफिनेटली दिस इज़ वेलकम। अच्छा, एक और चीज़ दैट आई नीड टू मेंशन कि अच्छा भला एक रमज़ान गुजर रहा था, लेकिन पिछला पूरा हफ्ता जो कि ईद का हफ्ता हम उसको कह लें, इट हैज़ बिकम सो हॉट इन कराची। मतलब कि वो लिटरली बाकी पूरा मुल्क एक तरफ और कराची एक तरफ। डिड यू आल्सो फील दैट, या फिर आप मतलब कि लग रहा है कि फील्स लाइक 40 प्लस? जो आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची हैं, जो ज़रा खुले एरियाज़ हैं, वहाँ तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, और फील्स लाइक इससे भी ज़्यादा। सो ये सूरत हाल है। अब सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक भी बहुत सारे मसाइल इन्हीं दिनों में आया हो गए हैं, नुमायाँ हो गए हैं। फ्रैक्शंस की बातें हो रही थी, जो उनका बयानिया था उसको नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन क्या वो नुकसान इस हद तक पहुंचा है कि आवाम जो उनके सपोर्टर हैं, जिन्होंने बस एक परसेप्शन बना ली है, जिसको कोई भी चीज़ डैमेज नहीं कर पाती या ऑल्टर नहीं कर पाती, उनको भी कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अदरवाइज तो काफ़ी हलचल मची हुई है। जहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होना स्टार्ट हो जाए, जो कि ऑब्वियसली वो डिनाई करते हैं, ज़बरदस्त किस्म की इन फाइटिंग भी हो रही है, हर किसी की कोई ना कोई स्टेटमेंट है, तो बेशक वो कहें जी ये हमारी एक फैमिली की तरह है और हम ऑब्वियसली अंदर ही, और यही हमें जवाब भी मिलता है जब भी हम पूछते हैं। बट इट डज हैव एन इफेक्ट ऑन द पीपल हु आर लुकिंग अप टू देम, जो कि उनके फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली उनके कारकुन हैं, उनको ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती हैं। तो वो जो हुकूमत के खिलाफ होना था, हाँ, इत्तेहाद बनाने की तैयारियां थी ना, तहरीक इंसाफ का अंदरूनी इत्तेहाद खतरे में पड़ा हुआ है। पार्टी के लोग ना सिर्फ एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, बल्कि करप्शन के इल्जामात भी साथ साथ लग रहे हैं, और PTI की एहतसाब कमेटी अपने रहनुमाओं को कटहरे में खड़ा भी कर रही है। साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ों को बाकायदा सवालनामा भेज दिया गया है। अब पता चल रहा है कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोइयां क्यों की जा रही थीं। पार्टी में खींचातानी तो काफ़ी देर से हो रही थी, लेकिन PTI के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा उस वक्त मिली जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ सीनियर रहनुमाओं के बारे में इंकशाफात करते पाए गए, जो पार्टी रहनुमाओं को सख्त नागवार गुजरे। सुने ज़रा, और वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स आल्सो मैटर अ लॉट। ये देखें,
यही तैमूर झगड़ा वाहिद आदमी है जो गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी पूरी असेंबली गिरफ्तार हुई है। खान साहब के अहकामात है आतिफ, शाहराम और असद कैसर को एमपीए का टिकट नहीं देना। ये साजिश करते हैं, इससे पहले साजिश करते रहे हुकूमतों में। अब मैं इतना कंफर्म था खान की किताब में उस वक्त मैं सीएम बनूंगा कि मुझे पैगाम आया, सिविल फरार भी था इस पार्लिमानी बोर्ड में, कि साजिश करते हैं चौंके तो इसको तंग करेंगे बाद में, तो इनको सूबाई असेंबली में नहीं छोड़ना। मैंने आतिफ खान से कहा, मैंने कहा आतिफ खान जब इमरान खान आपको टिकट ही नहीं दे रहा सूबाई असेंबली की, तो समझ जाओ कि तुम वज़ीर आला की लिस्ट पे नहीं हो। फिर भी उसने जिद की, रात को मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग का शुरुआत यह हुआ कि बैरिस्टर गौर ने मीटिंग शुरू करते पहली बात यही कही, आतिफ खान आपने मीटिंग बुलवाई है तो बताएं क्या बात है। तो आतिफ ने कहा कि जी अली अमीन हमारी बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मेरी तरफ से खान साहब को कह दें टिकट एक ही देनी है तो इनकी मर्जी की दी जाए। नेक्स्ट डे बैरिस्टर गौर आफ्टर मीटिंग खान केम एंड द एग्जैक्ट वर्ड ही सेड, उसने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर दोबारा ये बात की तो ये एमएलए का टिकट भी नहीं दूंगा। बड़ी कैंडिडली एक दूसरे को मतलब बीच में पोल खोलने वाली बात जो होती है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं जो आप साहब भी आजकल हर जगह पहुंच रहे हैं, हाँ, और निकलवा रहे हैं बातें और उनका अपना स्टाइल, एक टी शर्ट, एक शर्ट, एक टोपी है, लाइक अ पॉडकास्ट उनका ना, सो वो कर रहे हैं, तो अच्छा आगे आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन है वो जो सवालनामे की आप बात कर रहे थे ना, तो तैमूर झगड़ा ने पीटीआई की एहतसाब कमेटी के क्वेश्चनेयर पर शदीद रद्द अमल देते हुए वज़ीर आला अमीन गंडापुर पर सवालात उठाए। तैमूर झगड़ा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने 10 करोड़ के असासे जाहिर किए, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जेब से पार्टी पर 75 करोड़ खर्च किए हैं और एहतसाब कमेटी इनसे क्यों नहीं पूछती बेसिकली ये कहाँ से आए हैं पैसे। तो ये भी एक सवाल बनता है। और उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पहले छोटी मोटी बातें तो होती रहती थी, अब अपेरेंटली खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं और ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आतिफ खान को ख़राब कारकर्दगी यानी ख़राब परफॉर्मेंस पर बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाया और बानी पीटीआई के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर भी जो है वो तंज किया, जबकि ग्रुप में मौजूद बाकी दीगर अरकान जो हैं उन्होंने आतिफ खान को ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी, एक्सेप्ट फॉर अली अमीन ऑब्वियसली। तो ये बड़ी इनसाइड स्टोरीज हैं जो इस मामले पर आतिफ खान का जवाब भी आया, सुने। पहली तरजीह यही है कि इमरान खान साहब पे हम फोकस करें और सीएम साहब को सूबे की गवर्नेंस देखनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे आपस के मामलात अगर हों पार्टी के अंदर अगर डिस्कस होते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात। ये तो था उनका रद्द अमल। वो कह रहे हैं जी पार्टी के अंदर ही डिस्कस होते, लेकिन अब तो ये पिटारी खुल गई है, ये पंडोरा बॉक्स इज ओपन। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं और हुकूमत भी काफ़ी रिलैक्स शायद महसूस कर रही हो इससे। कुछ बिजली की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत का एतमाद भी बहाल हुआ होगा, बल्कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर ताक कर सियासी वार करने का भी सुनहरी मौका आ गया है। सुनिए ज़रा क्या कहा जा रहा है हुकूमती सफ़ों से अपोजिशन के लिए। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। इसमें मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% जो है वो कम हो जाएगा, वो 22-24 से 12 पे आ जाएगा। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। आइंदा आने वाले महीनों में बजट से पहले आप और खुशखबरियां सुनेंगे। तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा, अपने हमसायों को पीछे छोड़ेगा। दूसरों को चोर 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 कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई हुई है। मुल्क को इंतशार की नज़र करने वाली जमात आज खुद इंतशार की नज़र हुआ है। ये मकाफात अमल है। जो इस मुल्क के साथ वफादार नहीं हो सकते वो कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते। ये भी आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती ने कल कुछ ऐसी बातें की कि डट
कर खड़ा है कप्तान का। पीटीआई के मौक़िफ़ को खासा झटका लगा। आज़म सवाती का कहना है कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर आर्मी चीफ से मुज़ाकरात की बड़ी कोशिशें की लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहुत तरीकों से की कोशिशें। मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मावनत चाहिए, उन्हें बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, काबिल कदर है मेरे लिए, नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए से हमने कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत। मैंने कहा मैं इस वक्त आया हूं, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं, अपनी कोशिश करूं, नतीजा मेरे परवरदिगार के सामने। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। अगर बातचीत करते हैं तो मैं पहले दिन की तरह से तैयार हूं। सो वो जो मौक़िफ़ था ना कि बस बातचीत तो हो रही है और खान साहब मान नहीं रहे, उस बयानिए को शायद इससे धचका पहुंचा है, शायद कि यकीनन पहुंचा है, क्योंकि खान साहब के कहने पे आज़म सवाती ये कह रहे हैं, हलफन कह रहे हैं कि वो मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुके हैं और मुतअद्दिद तरीक़ों से कोशिश कर चुके हैं, लेकिन खान साहब की ख्वाहिश, चाहत और इतनी एफर्ट के बावजूद बातचीत के दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दूसरी तरफ से नहीं खुले। शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ पेशावर के। शकील, सबसे बहुत सारी फैक्शंस की बातें हो रही थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही थी, लेकिन ये रिफ्ट्स, आप तो ज़ाहिर है बड़ा क्लोजली इन मामलात को बड़े सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना खुलकर सामने आने की क्या वजह है? मतलब अली अमीन गंडापुर, दूसरी तरफ शेल अफजर मरवत दीगर प्रोग्राम्स में जाके क्या क्या कह रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। आज़म सवाती का बयान जिसने एक पीटीआई का जो मौक़िफ़ रहा है बड़े अरसे से, उसको भी धचका पहुंचाया। सब एकदम से क्यों खुल के बोलना शुरू हो गए हैं? कुछ हुआ है या बस वक्त ही था जिसकी वजह से अब एकदम से ये टर्न आया है? देखें, मेरे ख़्याल में जो बानी पीटीआई ने यहाँ पे अली अमीन साहब से जो है सूबाई सदारत ली है और सदारत जो है हवाले की गई है अली अमीन साहब के अपोजिट जो ग्रुप था पार्टी के अंदर, जुनैद अकबर साहब को जो सदर बनाया गया है। तो आपको पहले से जिस तरह पता है कि आतिफ खान साहब का जो ग्रुप है जिसमें शकील खान साहब, शेरान तरकई साहब और जुनैद अकबर भी जो है उनकी साइड पे थे, और अब तो जो असद कैसर साहब के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्ज़ाम लगाया है साजिश के हवाले से, तो अब तो बात जो है खुलकर सामने आ गई है कि असद कैसर साहब भी जो है शायद उस ग्रुप का हिस्सा है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अली अमीन साहब जो है वो इस ग्रुप को ख़तरा समझ रहे हैं। जैसे ही जो है उनको पार्टी सदारत से हटाया गया तो खान साहब ने जो ये फैसला किया है, तो देखें होना तो ये चाहिए था कि कोई अगर सदर बनाया जाता तो ऐसा सदर बनाया जाता कि गैर मुतनाज़ा होता। पहले से जो है आतिफ खान साहब के ग्रुप में अगर माजी में अगर आप देखें तो महमूद खान साहब ने भी उनको जो है और शहराम तरकई साहब को और शकील खान साहब को कैबिनेट से हटाया था, और यही जो है उनको बानी पीटीआई को उस वक्त भी बताया गया था कि वो जो है उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में शायद जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है इस ग्रुप को खतरा समझ रहे हैं, और उन्होंने जो ये इतनी बयान दिया है, और ये बानी पीटीआई का अपना जहन बदलता रहता है। अली अमीन ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने कहा था कि इन लोगों को तो टिकट नहीं देना, इनको तो एमपीए नहीं बनना क्योंकि ये साजिशें करते हैं। उसके बावजूद अगर जुनैद अकबर साहब को, जिनकी वाज़े टिल्ट इसी ग्रुप की तरफ है, पार्टी सदारत दे देना,
इस मौक़िफ़ में तब्दीली की क्या वजह हो सकती है, या फिर अली अमीन साहब को टफ टाइम देना था इसका मकसद, या कोई और वजह है? देखिए, बेसिकली जो इस्लामाबाद धरना गया था उसके बाद जो है बुशरा बीबी और जो है अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान जो है इख्तिलाफ़ात की खबरें आई थी और उसके बाद उनके इख्तिलाफ़ात हुए, तो उसके बाद जो है बुशरा बीबी को जो है गिरफ़्तार किया गया था। तो वो जो है जेल में वो जेल गई थी और इसी दौरान उनकी मुलाकातें भी हुई थी। मेरी ज़ाती राय में मेरा ख्याल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने भी जो है ख़ान साहब को अली अमीन साहब के ख़िलाफ़ जो है शिकायत लगाई हैं, और इस हवाले से जो पार्टी के आला ओहदेदार हैं उन्होंने भी मुझे इस बात को कन्फर्म किया कि शिकायत लगाई गई हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की ख्वाहिश ये थी कि वो इस्लामाबाद से वापस ना आएँ, लेकिन जो है अली अमीन गंडापुर साहब के कहने पर जो है वापस आई हैं। तो उसके बाद जो है सूरत हाल तब्दील हुई और जुनैद खान साहब को जो है पार्टी झटका शायद इसलिए दिया गया जिनके बारे में इमरान खान साहब के अपने ख्यालात थे अली अमीन साहब के बकौल के ये लोग साजिशें करते हैं, इनको टिकट तक ना दिया जाए। उनको वापस लाइमलाइट में आने की वजह उनकी अहलिया ही बनी फिर मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साहिबा। मुबैना तौर पर बिल्कुल यही है कि जो है बुशरा बीबी साहब का भी जो है साहिबा का भी जो है इसमें किरदार है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ख़ान साहब ने जो है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को, जो सदारत जो है जुनैद खान ग्रुप को हवाले की गई है। तो अब आप देख लें कि एक बंदा जो है सदारत तो चली गई, क्या इनकी वज़ारत आला भी ख़तरे में? देखें, ख़ान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की, उसके बाद जो ख़बरें आई हैं उसमें तो इन्होंने यही कहा है कि जो है इनकी जो है कारकर्दगी पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया, उनको मुकम्मल जो है बैक किया है। लेकिन सूरत हाल सूबे में जो इस वक्त चल रही है, मेरी ज़ाती राय में जो है अली अमीन साहब जो है इस वक्त ख़तरे में है। और सिर्फ ये पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो है उसकी एक वजह नहीं है, बल्कि मेरे सुनने में ये भी आया है कि चंद MPs जो हैं वो भी जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये से जो है नाला हैं और उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। बिलखसूस जो है मालाकंड डिस्ट्रिक्ट को, पेशावर, मर्दान और जो है इसी तरह सदर्न डिस्ट्रिक्ट के कुछ MPs हैं उनको शिकायत हैं। तैमूर झगड़ा साहब इस झगड़े में कैसे आ गए? तैमूर झगड़ा साहब का भी ज़रा बता दें, वो इस झगड़े में कैसे आए हैं? बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े वोकल हैं, अब उनको भी सवालनामा भेजा गया, उन्होंने उल्टा सवाल उठा दिया कि तो 10 करोड़ के असासे ज़ाहिर करते हैं और फिर साथ में कहते हैं कि 75 करोड़ एहतजाज पे लगा दिया अपनी जेब से। तैमूर झगड़ा साहब की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तैमूर झगड़ा साहब को जो है चंद जो ख़ान साहब के बानी PTI के करीबी लोग थे, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल हैं, उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि तैमूर झगड़ा साहब की परफॉर्मेंस माजी में अच्छी रही है तो उनको जो है काबीना का हिस्सा बनाया जाए। और चूँकि आपको पता है कि वो अपनी सीट हार चुके थे, तो उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि उनको मुशीर की हैसियत से जो है शामिल किया जाए। और वही डॉक्टर जो हैं जिन्होंने उनकी एक सिफारिश की थी, वो चाहते थे कि उनको जो है सेहत का कलमदान हवाला किया जाए। लेकिन इसी दौरान जो है तैमूर सलीम झगड़ा साहब के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी जो है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी, उनके बारे में ये बताया जाता है कि उनको कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात की जाएँ। मुबैना तौर पे मेरी जो है एक बात हुई है तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, उन्होंने ये मुझे बताया है कि जिस वक्त उनको कैबिनेट में लिया जा रहा था तो जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने मुबैना तौर पे किसी महफिल में ये बैठ के कहा कि उसको मैं क्यों कैबिनेट में लूँ, उनके ख़िलाफ़ तो ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब जो है या एंटी करप्शन वाले जो है उनके पास उनके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं। तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब का जो है ये मानना है कि उनको काबीना में उनकी एंट्री रोकने के लिए जो है उनके ख़िलाफ़ ये जो है तहकीकात शुरू की गई हैं। उन्होंने मतलब उनका अपनी कहना यह है कि वो नहीं चाहते कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने, क्यों, और ये पैगाम उन्होंने जो है पार्टी की आला क़यादत को भी पहुंचाया, क्योंकि वो उनको पता था कि अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ मुखालिफ होंगे और उनका काबीना में
ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ चलना मुमकिन नहीं होगा जो कि उनके मुखालिफ हो। ताहम जो है बानी पीटीआई की जानिब से जो है उनको जो है पैगाम पहुंचाया गया, तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर मुझे बनाया गया तो वो मजबूरन जो है कैबिनेट में का हिस्सा बनेंगे। तो आप देख लें कि जैसे ही ये मामला चले तो उनके खिलाफ जो है एक सवालनामा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो है पार्टी की उसकी जानिब से भेजा गया। अच्छा, वक्त का मैं बात काफ़ी तवील हो गई है शकील, मुख्तसरन बता दें आज़म सवाती साहब के जो इंकशाफात हैं उस पर पार्टी के अंदर क्या राय सामने आ रही है? देखें, आज़म स्वाति साहब ने जो इंकशाफात किए हैं ये तो जो है अंडरस्टूड बात है कि मेरी जो है एक पार्टी के आला ओहदेदार से चंद जो है हफ्ते कबल बात हुई थी। उन्होंने भी जो उन्होंने भी कहा है कि वो और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जो है बात की जाए और किसी तरह जो है एक रिलीफ लिया जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तैयार नहीं है इस वक्त जो है बात करने को। तो इस जो पार्टी का जो आज़म स्वाति साहब का ये जो बयान सामने, आपको पता है कि 22 अगस्त को जो है एक जो है एहतजाज किया जा रहा था, तो किसी सूरत जो है पीटीआई वाले मान रहे, तो उसी रोज़ जो है आज़म स्वाति साहब जो हैं उन्होंने अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात की थी और उसके बाद जो है वो एहतजाज मुलतवी कर दिया गया था। तो पार्टी के अंदर जो है यही, पार्टी के अंदर भी जो है यही राय पाई जाती है कि खान साहब को जो है अगर बाहर आना है तो उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी ज़रूरी होगी। तो नीचे तो यही बताया जा रहा है वर्कर्स की सतह पे कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बातचीत नहीं करते, लेकिन पार्टी के जो आला ओहदेदार हैं और हाई हिरार्की है वो सब समझते हैं कि बानी पीटीआई को अगर कोई रिलीफ मिला तो और दूसरे जो दीगर कैदी हैं उनको रिलीफ अगर मिलना है तो उसके लिए जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी बातें बता रहे थे कि तैमूर सलीम झगड़ा का मामला कैसे शुरू हुआ और फिर क्या हुआ, फिर सवालनामा भी सामने आ गया। इसके अलावा जो जुनैद अकबर वाला ग्रुप है जिसमें ऑब्वियसली शकील ख़ान हैं, आतिफ़ ख़ान हैं, शहराम तरकई हैं, उनके बारे में पहले खान साहब के क्या ख्यालात थे, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ुबानी आपने सुन लिया कि वो कहते थे कि खान साहब ने कहा है कि इनको तो टिकट ना दिया जाए, लेकिन फिर वो इस्लामाबाद जो धरना था जिसमें मुबैना तौर पर बुशरा बीबी और अली अमीन के इख्तलाफात हुए, उसके बाद मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साहिबा का भी किरदार है खान साहब की जहन साजी करने में अगेंस्ट अली अमीन, और फिर जुनैद अकबर साहब को वापस से सीन में लाना और सदारत पार्टी की उनके हवाले करना, जो कि क्लियर कट ऑपोजिट ग्रुप्स हैं एक दूसरे के पार्टी के अंदर, अली अमीन एंड जुनैद अकबर वाला। सो दिस टेल्स अ लॉट कि अब आगे क्या होने वाला है। दिस इज़ गोना बी मोर इंटरेस्टिंग एक्चुअली, लगता यही है। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्रिकेट से मुताल्लिक़ ख़बर, और लाहौर कलंदर वाले हमारे ईद में भी मेहमान थे और बता चुके थे हमें कि वो क्या क्या करने का इरादा रखते हैं। सो लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में कलंदर नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में लाहौर कलंदर की किट और ऑफिशियल तराना लॉन्च किया गया है। मारूफ गुलकारों और निम्रा मेहरा, साहिर अली बग्गा समेत दीगर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंसेस से शायकीन को खूब महसूस किया। लेज़र शो हुआ और बड़ी ही एंटरटेनिंग ये महफिल थी, और इसमें 4 चांद लगाए किसने? शाहीन शाह आफरीदी की सालगिरह का केक काटने ने। सो वो भी हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू शाहीन। ईद वाला वीकेंड और मीनार पाकिस्तान पे इस तरह का शो हो जाए तो और भी मज़ा आता है ना। Anyhow जी, बहुत सी बातें हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। There's a lot more news to tell you, to keep you posted, क्योंकि ईद में ज़रा टेंशन डाइवर्ट हुई भी होती है, खबरों से आप दूर होते हैं, लेकिन हम वापस आ गए हैं बैक इन द बिजनेस टू टेल यू व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है बाकी दुनिया के साथ, ये बड़ा ही पहले तो हमें लगता था ना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है और दिलचस्पी भी होती थी कि अच्छा इधर ये कर दिया उधर वो कर दिया। अब खुद पे पढ़ना स्टार्ट हो गई है ना तो थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। पूरी दुनिया ही टेंशन में, पूरी दुनिया टेंशन में। एक और भी अहम सवाल है कि सदर ट्रंप जिस इम्प्यूनिटी के साथ ये करते चले जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। That is also because देखें, एटलीस्ट ये मेरी थॉट प्रोसेस ये कहती है कि वो एक दफ़ा आके देख के जा चुके हैं, अब वो आए हैं और उनको पता है ये उनका दिस इज हिज ओनली लास्ट चांस, तो ही हैज़ टू डू एवरीथिंग that he has thought about and that is how he has built himself and his business and his life also। तो अब वो इस नहज पे पहुंच गए कि वो कह रहे हैं अब मैं मुल्क को और दुनिया को
अपनी तरह चला के जाऊंगा। सो लेट्स सी ये कोशिश उनकी कितनी कामयाब होती है। किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में बरामदात का मरकजी किरदार होता है। पाकिस्तानी मसनूआत सबसे ज़्यादा अमरीका भेजी जाती हैं, मगर गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने जिन 100 ममालिक की दरामदात पर टैरिफ में इजाफा किया है, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। चीन, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन समेत पूरी दुनिया अमरीकी फैसले से सख्त नाखुश है, बल्कि सरापा एहतजाज है भाई। बिल्कुल, और यहाँ तक कि खुद अमरीका में भी ट्रंप की नई पॉलिसीज पर शदीद तनकीद हो रही है, और कनाडा, मेक्सिको, बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ कल एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हज़ारों मुजाहिरीन जो थे वो जमा हुए, और ट्रंप और ख़ासतौर पर मस्क जो साथ मिल गए हैं ना, ये एक कॉम्बो सा बन गया। इन दोनों के खिलाफ नारे लगाए गए, और नए टैरिफ पॉलिसी के बाद से अमरीकी स्टॉक मार्केट को भी अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा है। मगर ट्रंप इस फैसले को अमरीकी मफाद में करार देते हैं। वैसे एक्चुअली यू नेवर नो ये अमरीकी मफाद में ही होगा, बिकॉज ही वांट्स टू डू एवरीथिंग। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं ट्रंप साहब बहुत नॉस्टैल्जिया ड्रिवन हैं, वो 1960 का अमेरिका वापस चाहते हैं, अमेरिका ग्रेट अगेन वाली उस पे चले हुए हैं। इवन पॉसिबल भी है नहीं है, बस कहते हैं कि 1930 वाला अमेरिका चाहते हैं, वो भी पता नहीं पॉसिबल, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो पाकिस्तान की वैसे बात की जाए ना, तो ट्रंप के ख्याल में 29% टैरिफ जो है वो आयद करके अभी पाकिस्तान को रियायत दी गई है, और नया टैरिफ अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। सुने जरा। Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, China, first row, China, 67%, that's tariffs. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? Japan, 46%, they would charge us 46%, and much higher for certain items like cars, you know, little items like cars. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. For years and years and decades, Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का ऐलान पाकिस्तानी मईशत के लिए बुरी खबर है वाकई, और पाकिस्तान की दरामदात पहले ही कम है। टैरिफ बढ़ने से पाकिस्तानी मसनूआत की कीमत अमरीका में और बढ़ जाएगी, और जाहिर है कि इससे पाकिस्तानी दरामदात मुतासर होंगी। बेसिकली अल्टीमेटली तो कंज्यूमर से ही जा रहा होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक अमरीका से टैरिफ पर बात करने के लिए पाकिस्तानी वफ्द जल्द अमरीका भेजा जाएगा। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अमरीकी मंडी हाथ से ना निकले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अस। ताहम माशी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात का तकाजा है कि पाकिस्तान अपनी लिए नई मंडियां भी तलाश करें। भाई, अपनी दरामदात बढ़ाने के लिए हर सूरत नई मंडियां तलाश अब करना होंगी। अमेरिका की ये नई तजारती पॉलिसी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है या नहीं, दैट इज ऑल्सो कुछ भी हो सकता है, मगर शर्त ये है कि हुकूमत इसके लिए ना सिर्फ तैयार हो बल्कि इस पर दिन रात काम करना बिल्कुल शुरू कर ही दे। हुमायूं हमारे साथ हैं, साबिक वज़ीर सनत और तिजारत। उनसे बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, व्हाट डज इट मीन टू अस। हुमायूं साहब, अमेरिका जो है इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत के पीछे पड़ा है, तो जाहिर है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को कहाँ बख्शना था। हमारा टैरिफ भी बढ़ा दिया गया है। हुकूमत समझती है कि अमेरिका को इंगेज करके इस फैसले पर नज़रसानी कराने की कोशिश की जा सकती है, तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, क्योंकि ये बेसिकली एक तो उन्होंने बेस लाइन 10% टैरिफ लगाया, फिर जिसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा बिल्कुल ये है कि ये मुज़ाकरात का अमल हमें फ़ौरन शुरू करना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और ये जो इन्होंने, मैं इनको रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं, प्यूनिटिव टैरिफ्स कहता हूँ, ये सिर्फ जो टैरिफ एक मुल्क लगाता है वो नहीं है, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स।
मसलन वो कहते हैं कि आप जब हमारा माल आपके पोर्ट पे पहुंचे तो उधर क्या क्या दुश्वारियां पेश आती हैं। मैं मिसाल देता हूं कि सोयाबीन एक बड़ी इंपोर्ट होती है अमेरिका से पाकिस्तान, जो कि पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती है, और महीनों सोयाबीन पोर्ट्स पे पड़ी रहती है, क्योंकि हमारा जो महकमे हैं वो कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नहीं है। इस तरह की चीजें भी हम अमेरिका से नेगोशिएट में करनी चाहिए, करनी तो चाहिए, और भी बहुत सी बातें नेगोशिएट करनी चाहिए। सब अमेरिका की मार्केट खुली रहे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान अपने लिए नई मसनूआत और नई मार्केट्स तलाश करे जो हम भेज सकें। हम एक ही तरह की चीज़ें भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी भी कोई कोशिश हो रही है या होनी चाहिए एटलीस्ट? देखिए, होनी तो हमेशा चाहिए जी नई मंडियों की, लेकिन मादरत के साथ मैंने देखा है कि हमारे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़्यादा तवज्जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पे और यूरोप पे ही रखी है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि सन 2007 में हमारा चाइना का पहला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था दुनिया में किसी मुल्क से, वो पाकिस्तान से था, और मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, वो मैंने नेगोशिएट किया था, मैंने साइन किया था। लेकिन उसके बाद चाइना ने उसी नौइयत के एग्रीमेंट पूरी एशियान से किए, बाकी जो ममालिक साउथ एशिया के उनसे किए। वो ममालिक बड़ी तेजी से उन्होंने पेनिट्रेट किया चाइनीज मार्केट, और हम पेनिट्रेट उस अंदाज से नहीं कर सके। हमारी चाइना से इंपोर्ट्स तो बढ़ गई, क्योंकि वो मशीनरी, रॉ मटेरियल वगैरह हमें अच्छे टर्म्स पे मिल रहा था, लेकिन हम चाइनीज मार्केट पेनिट्रेट नहीं कर सके। यकीन करें, दुनिया का दूसरी बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त। पाकिस्तान पिछले तकरीबन 17-18 साल से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन वो उसका दूसरी बड़ी दुनिया की मार्केट का को फायदा नहीं उठा सका। तो ये चीज तो कहने के लिए बहुत अच्छी है कि हम अपनी मंडियां बढ़ाएं, लेकिन मंडियां बढ़ाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, काम टाइम लेगा। हाँ, जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे कंपेटिटर्स पे जो हमसे ज्यादा लगे हैं, वो हमारे पास एक मौका है कि उनका बिजनेस हम उनसे जो अमेरिका में उनका बिजनेस है वो बढ़ाने की कोशिश करें। बड़ी अफसोस की वैसे बात है, क्योंकि एक मुल्क जिससे हमारे ताल्लुकात बहुत ही आला हैं, चाइना, उनके साथ भी अगर हमारा इस तरह ट्रेड कोई ज़बरदस्त किस्म का नहीं है उस लेवल पे, तो दैट इज़ अ ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान, डेफिनेटली इट्स अ लॉस फॉर पाकिस्तान। हुमायूं साहब, ये बड़ा लॉजिकल लगता है कि हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारे हमसायों से हो, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, ऑब्वियसली अब हम क्या एक्सप्लेन करें, ये पोटेंशियल से बहुत कम रहा है। बड़ा हसास मामला है, लेकिन हमारी जैसी मईशत है, क्या हम इंडिया को बतौर एक अहम मार्केट अब नज़रअंदाज करने की पोजीशन में हैं? मैं आपको बताऊं कि जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कुछ हमारी एक इंडिया से कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह की, हमारा एक पॉलिटिकल डील होने लगी थी। आई थिंक वो इस पे लिखा भी गया है, वो इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम पे जुडिशल क्राइसिस शुरू हो गया। उस डील के साथ साथ एक तजारती डील भी होनी थी, जिसमें जो पाकिस्तान के जो फायदे की इंपोर्ट्स थी या इंडिया में एक्सपोर्ट्स थी, वो काफी हद तक कवर हो रही थी। ऑब्वियसली एक तजारती डील हमेशा रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है। उसके बाद वो हालात संभल नहीं सके 2007 के बाद, और 2014 के बाद तो जब बीजेपी दोबारा आई है तो उसने तो अपना एक उसकी तो सियासत ही एंटी पाकिस्तान बुनियाद पे खड़ी है। तो डेफिनेटली जी इंडिया से हमारी तिजारत, इस खित्ते का मतलब प्राइमरीली इंडिया है, और बांग्लादेश से हमारे कुछ अभी रवाबत बेहतर हो रहे हैं, वरना वो तो तकरीबन इंडिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन हम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि हमारी इस खित्ते में जो रीजनल ट्रेड है वो खुले। उसका सबसे बड़ा जो
जिससे मुस्तफीद होगा वो पाकिस्तान होगा। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट मिले तो कौन किसको फ़ायदा नहीं होगा। सर आप ज़ाहिर मामला जानते हैं, इंडस्ट्री भी समझते हैं और आलमी डिमांड्स भी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रेंज है, हम अभी नई मंडियों की तो बात कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स का भी जिक्र छेड़ा था, तो क्या इस रेंज में इजाफा मुमकिन है? दहाइयों से एक आम तासुर ये है कि हम 2-4 चीज़ें ही हैं, उसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इज़ दैट राइट, या फिर हमारी रेंज बड़ी है? 2-4 चीज़ों के अलावा जी ना सिर्फ हम अपना जो मसनूआत बढ़ा सके हैं, बल्कि जो मसनूआत थी, आप यकीन करें टेक्सटाइल में भी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इनोवेशन में, प्रोडक्टिविटी में, रिसर्च में, चीज़ें बदल जाती हैं, फैब्रिक्स नए आ जाते हैं, दुनिया की मांग तब्दील हो जाती है, दुनिया में लोग आप वाला माल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा सस्ता बनाना शुरू कर देते हैं। हम उधर के उधर खड़े हैं जी। और यही वजह है कि अब आप देखेंगे कि जब हमारा रुपया डिवैल्यू होता है तब भी कोई ख़ास फ़र्क हमारी मसनूआत में नहीं पड़ा। आप यकीन करें कि मैं पाकिस्तान का तजारत का वज़ीर 2002 से 2007 के आखिर तक रहा, और मेरे दौर में $9 बिलियन से एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन पे पहुंच गई, और फिर कई साल उसके बाद वो 20, 21, 22 पे ही खड़ी रही। अब उन्होंने हाल ही में कोई आगे उन्होंने बढ़ना शुरू किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्पोर्ट्स कोड और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये 2-4 चीज़ों के अलावा दूसरा पाकिस्तान में जो चीज़ें बनाते हैं वो बाहर क्यों नहीं बेचते? उसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, फूड की और चीज़ें हैं। तीसरी ये कि हमारी ऐसी सनत की बेस तभी बनेगी ना जब हमारे पास जिसको बुनियादी इंडस्ट्रीज कहते हैं, स्टील, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल, वो इंडस्ट्री हमारे पास कोई नहीं है। उसके बाद फिर आप जाते हैं वैल्यू एडिशन पे। ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना जी कि आप कपड़े सीते और जूते बनाते फिर आप कहें कि मैंने जी वो अपना सेमीकंडक्टर बनाना है या माइक्रोचिप बनानी है। वो तो आपके पास ना एक्सपर्टीज है ना ही मैन पावर है। तो ये एक कदम है जो कि पाकिस्तान ने इस कर्ज पे कर्ज जो हम पे चढ़ रहा है पिछले 15-20 साल से, अगर उस जंगल से बाहर निकलना है और इस जंगल से कि आप थोड़ा सा ग्रो करें, 4 से 5% पे जाएं तो आपको डॉलरों की कमी आ जाती है। इससे आप सिर्फ तब बाहर निकलेंगे जब आप अपनी इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे। उसी से आपको पास FPR के रेवेन्यू आएगा, उसी से आपके पास नौकरियां आएंगी और उसी से एक्सपोर्ट्स बनेंगी। डाइवर्सिफाई कपड़े जूते बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा टेक, मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई है। और अगर हमारी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, बड़ा उनका भी बड़ा नाम है, लेकिन 2-4 ही हैं, चलें 2-4 नहीं, उससे ज़्यादा होंगी। हमने वो पोर्टफोलियो, आप समझें, उसको हमने बढ़ाया नहीं, डाइवर्सिफाई नहीं किया, उसको एक्सपैंड नहीं किया। ऑलमोस्ट मतलब आजकल की दुनिया की रिक्वायरमेंट पे जो चीज़ें चाहिए, जो प्रोडक्ट्स चाहिए, हम उस तरफ गए ही नहीं। सो दैट्स अ होल वैक्यूम। हमें अच्छी ज़रा डिस्कशन हो गई। शुक्रिया आपका इमाई अख्तर खान साहब, सो थैंक यू। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और कुछ देर में एंड नाउ वी कैन से गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कराची में याद है आपको आग लगी हुई थी? याद है ना आपको कि वो बिल्कुल रमज़ान से, ईद से मेरा ख्याल है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इस तरह लगी थी, और हमने बड़ा रिपोर्ट भी किया था। और रोज़ वो मतलब वो भड़की चली जा रही थी, वो अब तक भड़क रही है, वो अभी तक आग लगी हुई है, कहीं नहीं ख़त्म हुई। और हम सोच रहे थे नीचे कोई पता नहीं क्या ज़ख़ीरे हैं, क्या है, बट इट डजंट सीम लाइक कुछ ऐसा हुआ है। 16 जो भड़के वाला सीन हो गया। और कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अब तक नहीं बुझाई जा सकी। यहाँ से लिए गए पानी के जो नमूने थे, उसका कीमियाई तज्जिया, जो केमिकल एनालिसिस था, वो भी कल सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोकार्बन की मिक़दार तयशुदा हद से कम निकली है। रिपोर्ट में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि यहाँ नेचुरल गैस का कोई ज़ख़ीरा मौजूद है, जैसे कि अफवाहें थी। ख़यास हम खुश हो रहे थे, आतिशगीर अज्जा हैं जो आग की वजह बने हैं। माहिरीन के मुताबिक केमिकल अनासर जहरीले हैं, फ़ज़ा में ज़्यादा मिक़दार शामिल होना इंसानी सेहत को मुतासर कर सकता है। बल्कि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ भी कहा गया है कि जो रहने वाले वहाँ के लोग हैं वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ दे कैन मूव आउट तो कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं और चली जाएं। लेकिन आग जो है इट सीम्स लाइक ये खुद ही ख़त्म होगी, तो इसको और कोई ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। मतलब चलें हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और ज़ख़ीरा भी कह रहे हैं कि कोई ख़ास नहीं है, बट देन हफ्ता इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग टाइम। कुछ तो यूटिलाइजेशन शायद हो ही जानी चाहिए थी, बट नॉट रियली।
अली इमरान सैयद वहाँ उस स्पॉट पे मौजूद हैं और उनसे पूछ लेते हैं। अली, कोई कम हुई या फिर उसी तरह भड़क रही है? थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए। हाँ, पिछले कुछ दिनों का। जी, अगर हम अर्ली डेज के मुकाबले में देखें तो उस वक्त ब्लू माइल जो है इसका फ्लेम हुआ करता था, और अब जो कल मैं यहाँ पे मौजूद था तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि रेडिश हो गया है। रेडिश जब फ्लेम होता है तो वो इनकम्प्लीट बर्निंग को शो कर रहा होता है, और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी ये एमिट कर रहा होता है। और इसमें इतना धुआं नहीं निकल रहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि कोई नुकसानदेह, कोई बहुत ज़्यादा वाली सूरत हाल है, वो तो इस वक्त नहीं महसूस हो रही, क्योंकि जाहिर है कि जो इसकी बदबू है और जो इसका फ्लेम अगर बहुत डार्क होता है, अगर इन केस ऑयल होता तो उस सूरत में ये सूरत हाल होती। साथ ही जो एलिमेंट निकले हैं, टेट्राक्लोरोईथीन की सबसे ज़्यादा मकदार इसमें पाई गई है, और इसके अलावा बेंजीन वगैरह, तो ये भी यानी टॉक्सिक नहीं होते हैं, बल्कि इनका मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। टेट्राक्लोरोईथीन का भी क्या कोई ज़ख़ीरा है यहाँ पे? कुछ पता लग सका? टेट्राक्लोरोईथीन क्या कुछ मकदार में मौजूद है, इतनी है कि हमारे काम आ सके, या फिर नहीं ये जल कर खुद ही बंद हो जाएगा, सिलसिला बुझ जाएगी ये आग, और ये जो भी छोटा बहुत पॉकेट है ख़त्म हो जाएगा? देखें, ये शुरू में तो क्योंकि कंप्लीट बर्निंग हो रही थी हाइड्रोकार्बन्स की, यानी जो ब्लू फ्लेम था, लिहाजा अगर आप सैंपल लेते हैं पानी का तो उसमें कितने ट्रेसेस हो सकते हैं इसके और कितने नहीं हो सकते, ये एक अलग सवाल। जबकि टेट्राक्लोरोईथीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कुछ ही फासले पे पूरा मलीर नदी का जो फुजला है वो समंदर में जा रहा होता है, और कराची एक ही शायद शहर होगा कि लेफ़्ट और राइट दोनों भरपूर फुजला जो है वो जाता है। अब उसमें से कितने एलिमेंट्स जो है उसी फुजले में से इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, वो कितना अंदर जाके ज़ेर ज़मीन अपने ज़खायर बनाता है, तो ये भी एक चीज़ वेरीफाई करनी होगी। अब अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई नहीं कोई इस तरह के साइंटिफिक प्लानिंग हुई हुई है, कोई हमारी ऑयल एंड गैस सेक्टर ने की हुई है, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमारा भरपूर कोशिश थी कि रब्ता हो कि वो इसके बारे में क्या कोई स्टडी प्लान कर रहे हैं, या सिंध गवर्नमेंट का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से तो कम्प्लीटली क्वाइट है, कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही। हालांकि इस तरह की आग बुझाने के लिए इंटरनेशनली स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं, और खास तो हमारे यहाँ तो जाहिर है कि हर कुछ दिन बाद बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अगर ये हिदायत दी जा रही है कि इर्द गिर्द की जो लोकेलिटीज़ हैं जहाँ लोग रहते हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहरीली इसकी गैस हो सकती है, तो इसको तो बड़ी फुटिंग पे इसको बंद, इस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब ये बताएं कि अब एक हफ़्ता हो गया, केमिकल एनालिसिस भी हो गई, ये भी पता चल गया कि हमारी कोई काम की कोई गैस नहीं है और कुछ नहीं है, तो अब क्या इंतज़ार में बैठे हैं कि खुद ही बंद हो जाएगी, खुद ही बुझ जाएगी ये आग, या इसके लिए भी कुछ प्लान डिवाइस की है? यही जी, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि इस तरह की आग बुझाने के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ होती हैं, उनसे रब्ता किया जाता है, और यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में हर कुछ दिन बाद कराची में लग रही होती है और उसका ही कोई निज़ाम नहीं होता। तो हमारे मुल्क में इस तरह की कोई कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोशिश की गई है, या यही तसव्वुर कर लिया गया है कि ये बर्न आउट हो और उसके बाद जो है ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाए तो हो जाए। बाकी और भी देखें अब्दुल्ला और हुमा, इसकी मज़ीद भी स्टडी होती है, सिर्फ जो पानी की स्टडी की है, दिस इज़ वन फर्स्ट स्टडी और एनालिसिस। इसके अलावा दीगर एनालिसिस होते हैं, कार्बन आइसोटोपिक एनालिसिस एक कहा जाता है, जो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है साबिक़ MD PPL मोइन रज़ा से, तो कार्बन आइसोटोपिक एनालिसिस इसका जो साइज़ है, नीचे कितने साइज़ का ये ज़ख़ीरा है, उसको इंडिकेट करने का एक ज़रिया हो सकता है। और इसके अलावा यकीनन कुछ और भी स्टडीज़ हो सकती है, बट ये कि कंप्लीट, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, अली परवेज़ मलिक से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश, नासिर शाह यहाँ पे एनर्जी मिनिस्ट्री, तो यहाँ का सिंध का तो ये हाल है कि कोई शायद यहाँ पे एनर्जी मिनिस्ट्री का हुकाम भी यहाँ पे नहीं आया विज़िट करने के लिए। तो ये इस तरह की सूरत हाल है कि इसमें ऐसा नज़र नहीं आता कि किसी का कोई इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि वो रिजर्वायर का साइज़ मालूम करे और उसके बाद कोई कॉन्टेंजेंसी बनाए और ये असर्टन हो कि ये एक्चुअल में है क्या। तो अभी तक प्लान ही नहीं है,
और फिर वो क्या स्टडी होगी और आगे क्या मालूम चलेगा, ये फिर बहुत आगे की बात है। अभी प्लान नज़र नहीं आ रहा, ना इस तरह की कोई ब्रीफिंग मौजूद है कि इस जगह का क्या करना है। आवाम का भरपूर इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ नहीं है। एक चीज़ अब्दुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला बताइए अब्दुल्ला, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये इजिप्शियन पिरामिड के जो नीचे एक इमेज रिसेंटली निकला है और उसमें काफ़ी डेप्थ तक उन्होंने स्कैन किया है इमेज सैटेलाइट से, गालिबन नासा ने किया है। तो इस तरह की भी सर्विसेज हो सकती है, लेकिन यकीनन ये मेरे और आपके सोचने से ज़्यादा जो रेलेवेंट क्वार्टर्स है और हुकूमत है, इमरान, यही तो सारी बात है कि इस वक्त हम टीवी पे बैठे हुए आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल हम लेमैन हैं, हमें नहीं पता कि ये चीज़ें किस तरह होती हैं, लेकिन हम फिर भी इतने इंटरेस्टेड हैं, इतने इन्वेस्टेड हैं कि हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। 9 दिन गुजर गए हैं इस बात को, और मतलब किसी ने ये नहीं देखा कि इसका ज़ख़ीरा है कितना। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट ये तो देख लो कि कितना है, ताकि इसके बारे में कर लो। मुझे याद है बचपन में हम ना बड़ों से सुनते थे कि पाकिस्तान में भी कोई तेल निकल आए, कुछ निकल आए। जब हम सुनते थे ना कि कोई मुल्क की हालात बड़े मुश्किल हैं, तो फिर दुआ करते थे कि काश हमारे यहाँ भी कोई तेल निकल आए। अब ये आग भड़क रही है, कम से कोई ये जहमत तो कर देख ले कि कोई है ज़ख़ीरा। और अगर आग खुद ही निकल के लग गई है कि जी मैं इधर हूँ, तो फिर तो देखो ना कि क्या हो रहा है। ज़ख़ीरा देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें यही कहा जा रहा था अपेरेंटली कि शायद कोई बहुत बड़ा ज़ख़ीरा 9 दिन से तो चल ही रहा है और कम भी नहीं हुआ, उसकी की शिद्दत नहीं हुई, बस रंग जो है थोड़ा सा बदला है। तो अब देख लें, वरना फिर इंतज़ार करें, खुद ही बंद हो जाएगी। ओके, ब्रेक है। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड कौमी टीम की लगातार नाकामियों की एक और तल्ख दास्तान रकम कर गया। रुक जाएं इधर, वो तो आपको पता चले ये जुमला बहुत शायराना हैवी, लेकिन हो क्या रहा था, वो जो लास्ट मैच हुआ उसमें लड़ाई भी हुई, उसमें लड़ाई भी हुई, उसमें उमड़ जाते हैं ना जब ये हालात हों। जिसमें स्टेडियम में लाइट्स भी चली गई थी, ये वही था मैच, ये सब कुछ भी हुआ, बहुत सी चीजें हुई। तो ईद भी चल रही थी ना, तो इसलिए बहुत सी चीजें मिस भी हो गई, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन लड़ाई वाली बात जो थी वो तो पहुंची है हम तक। और फिर उसके असरात, मतलब एक वहां लड़ाई हो रही थी, एक यहाँ लड़ाई पड़ गई थी इधर उधर उस बारे में कि लड़ना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। मतलब सड़कों, हमारी गलियों में, मतलब ये भी हुआ है। 8 वाइट बॉल मैचेस हुए और 5 T20 मैचेस की सीरीज में 1-4 से शिकस्त हुई पाकिस्तान को, जबकि 3 वनडे मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश हुआ हमें और नए टैलेंट को मौका देख लिया है। बदकिस्मती से यहाँ भी कोई हौसला अफजा नताइज नहीं मिले हैं। वैसे यहाँ मैं थोड़ा सा पॉज करूंगी और हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम जरूर बात करेंगे कि नए टैलेंट से इतनी जल्दी भी एक्सपेक्ट also wrong। और ये ना हो नीजर रिएक्शन में कि अब नए टैलेंट को भी फारग करके एक और नया टैलेंट आए। यू हैव टू गिव टाइम, कुछ ठीक होने वाला। जरूरी बात ये भी है कि किस मौके पे किसको चांस दिया जाए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान को जिस जदीद तर्ज की क्रिकेट की ज़रूरत है, खिलाड़ी मिलने लगे हैं, मगर वो बाकी 4 मैचेस में 3 में 0 और 1 मैच में महज 1 रन ही बना सकें। so, किसी स्पेसिफिक की आप बात कर रहे हैं ना? उस्मान खान को देख लें फॉर इंस्टेंस, 21 मैचेस खेलकर वो महज 1 निस्फ सेंचुरी बना सके हैं। तैयब ताहिर के हिस्से में भी सिवाय नाकामियों के कुछ और नहीं। यही है कि पता नहीं, ये लगता है टाइम्स के बंदा क्रिकेट खेलते ही नहीं है। सो T20 मैचेस की सीरीज़ में शिकस्त के बाद जो जवाब दिया गया वो ये था कि नई टीम है, अभी सीखने के मरहले से गुजर रही है, लेकिन वनडे सीरीज़ में सीनियर भी कोई कमाल नहीं कर सके। नहीं, सीनियर्स तो हमारे काफ़ी अरसे से कोई कमाल नहीं दिखा रहे, इसीलिए तो नए टैलेंट को लाए हैं हम। तो बाबर आजम बतौर बैटर कामयाब रहे, लेकिन किसी एक मैच में वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। मतलब ये बात होती है ना कि टिके रहे, वो नहीं हुआ, जो कि बतौर सीनियर बैटर्स जो हैं उनसे तवक्को की जाती है, बट ही कुडंट। और तो और ख़ुद कप्तान रिजवान की परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं कि मतलब व्हाट इज़ ही डूइंग। किसी ज़माने वो बाबर के साथ लंबी शराकत यानी उनकी पार्टनरशिप होती थी और क्या कमाल पार्टनरशिप होती थी, लेकिन इस बार ये भी ना हो सका। रिजवान सीरीज़ में बतौर कप्तान और बैटर दोनों तौर पर मुकम्मल नाकाम रहे। सॉरी टू से, इट हैज़ टू बी सेड। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई कि आपने कहा कि हम अब स्टार्ट हो जाएं तनकीद करना। हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं ना, ताकि कोई बेहतरी आए, वो करते हैं बैठ के। एंड नेचुरली इट्स अ स्पोर्ट, जितने लोग देखेंगे जो कि विल बी मिलियंस, दे विल हैव देयर से एज वेल। खास तौर पे जब परफॉर्मेंस ये हो
और आप कह रहे हैं कि 40 ओवर्स तक हम बड़ा अच्छा खेल लेते हैं और 50, मतलब यू आर अ प्रोफेशनल, मतलब यू कैन नॉट पिक एंड चूज कि जी हम 20 अच्छे खेलेंगे या 32 अच्छे खेलेंगे या 40, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर 50 फॉर ओडीआई और फिर टेस्ट का तो फिर हम ना ही पूछें। मतलब वो भी जमाना था जब हम आखिरी 10 ओवर को यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि आखिरी 10 ओवर में तो ऐसे पाकिस्तान टीम दबोच लेगी ओपोनेंट को, तो उड़ा देंगे, इसमें तो उड़ा ही देंगे, उड़ा क्या देंगे हम आखिरी 10 में तो हम उड़ जाते हैं, हमारे आवाज उड़ जाते हैं और सान खता हो जाते हैं हमारे। जो कप्तान जो हैं अभी रिजवान, वो शायद भूल गए हैं कि तीसरा जो वनडे अभी हुआ है ना वो 42 ओवर्स का महदूद हो गया था उस पे, तो बात तो आपकी होगी, और वो भी हार गए। सो न्यूजीलैंड के इस पूरे टूर में बॉलिंग के शोबे ने ऑब्वियसली मायूस किया। शादाब खान ने साबित किया कि अब उनकी शायद टीम में जगह नहीं बनती, पहले भी नहीं बन रही थी वैसे तो कभी भी नहीं, कभी तो थी लेकिन मतलब इस सिनेरियो में नहीं बन रही थी। इस पे तनकीद हो रही थी, T20 में भी हमने देख लिया, वनडे में भी देख लिया। हालांकि उन्हें नायब कप्तान बनाकर वापस लाया गया। इमामुल हक भी आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ फॉर्म ही दिखाई दिए। नसीम शाह बतौर फ्रंट लाइन पेसर रन्स रोकने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड के बिल्कुल जूनियर बैटर्स भी उन्हें खातिर में नहीं लाए। लिटरली आप क्रिकेट के करता धरता इस उम्मीद में है कि PSL शुरू हो रही है, खिलाड़ियों को फॉर्म बहाल करने का मौका मिलेगा, शायद कुछ नया टैलेंट भी मिल जाए, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर सच्ची बात यह है कि कौमी टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस शायकीन क्रिकेट को उनके पसंदीदा खेल से दूर ले जा रही है। न जाने यह सिलसिला कहाँ जाकर ख़त्म होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कप्तान ये कह रहे थे कि हम 40 ओवर तक तो टीम को काबू कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है ये जो हमारे मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं ये फैसला करेंगे। सो मैनेजमेंट में बैठे लोग क्या ऐसा प्लान डिवाइस कर लेंगे? राशिद भाई, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई आपसे कि ये जो 40 से 50 ओवर तक का सफर है ये हमारा इतना कठिन ना रहे और आसान हो जाए। इस स्टेटमेंट के हवाले से बताएं अव्वल तो उन्होंने ये बात क्या कर ली? देखिए जो आखिरी मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आखिरी जो 1 मिनट है ना वो भारी थे। वो बहुत सारी चीजें बोल गए जो कि अमूमन कप्तान बोलते नहीं है। उन्होंने ब्लेम किया सिलेक्शन कमेटी को किया है, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को किया है, यानी कि उनके हाथ पांव बांध के उनको डाल दिया गया ग्राउंड के अंदर। रिजवान की अपनी है कि एक्सेप्ट क्यों किया? ऐसे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि आपने कप्तान बदले 4, आपने कोच बदले 4, आपने सिलेक्शन कमेटी बदली, चीफ सेलेक्टर बदले, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदली। इनको बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, सेटअप सही करना पड़ेगा, टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा करना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं जैसन गिलेस्पी को क्यों जाने दिया, गैरी कर्स्टन को क्यों जाने दिया, ब्रैडमैन को क्यों जाने दिया, मिकी को क्यों जाने दिया? अगर ये फॉरेन कोच लिए थे किसी मकसद के लिए, नजम सेठी साहब ने लिए होंगे, ज़का अशरफ साहब ने लिए होंगे और या खुद मोहसिन नकवी साहब ने लिए होंगे। फिर क्या सिलेक्शन कमेटी में क्या हो गया कि वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ अमेरिका वेस्ट इंडीज में, उसके बाद वहाब रियाज और रज़ाक को क्यों हटा दिया गया? जब इनको हटा दिया गया तो वापस बैकडोर से क्यों उनको वापस लेके आया गया? तो जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि डिवाइड एंड रूल। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उनको कोई फर्क नहीं। अब रिजवान की जगह दूसरा मैं कप्तान लेके आ जाता, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। लेकिन वहाब रियाज को फर्क नहीं पड़ेगा इससे ना, वहाब रियाज को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो तो वो वहीं रहेंगे। हमें मतलब इनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ड्रेसिंग रूम में अगर कोच की प्रॉब्लम है या दूसरे लोगों की प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करें। अगर विद इन द प्लेयर्स प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें। ऐसे अगर 2 प्लेयर खेलना नहीं चाह रहे किसी के अंडर में तो क्यों भेज रहे हैं उनको? फिर आप बिल्कुल नई टीम कर दो, सारे सीनियर को हटा के नई टीम बना दें। तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग इस चीज से गुजर चुके हैं। 90s में जो मैं बात करता हूँ बहुत, वैसे ग्रुपिंग तो बहुत थी उस वक्त भी राशिद भाई, उस वक्त कम ग्रुपिंग थे, उस पर हम बच्चे थे, किससे हमें भी पता लगते थे। मगर ये आज के हालात ग्रुपिंग के पिछले वाले दौर से ग्रुपिंग से कुछ मुख्तलिफ हैं। लड़ाइयाँ तो आपकी भी होती थी, आप लोगों की मुराद है। देखिए होता क्या है, ये काम बोर्ड के हैं। बोर्ड सेटअप आपका जो मेंटल स्टेट है वो तो सेम है ना क्रिकेट अथॉरिटीज का चलाने का। क्या करना है, जब अपने ऊपर बारी आती है तो आप प्लेयर्स को लड़ा दो आपस में। प्लेयर्स अच्छी खासी टीम थी, भट्टी साहब इसको सेकंड करेंगे। 2022 तक हमारी टीम अच्छी क्यों थी? क्योंकि वहाँ स्टेबल था, वहाँ पे एक सेटअप चल रहा था। उसके बाद आपने बहुत सारे लोग चेंज कर दिए, तो फिर कप्तान भी चेंज कर रहे हैं। किसके कहने पे कप्तान चेंज हो रहे हैं, किसके कहने पे सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, किसके कहने पे कोचेज, एक दिन दूसरा कोच, दूसरे दिन दूसरा कोच। ऐसे बड़े कंट्रीज नहीं चल सकते। PSL आएगी, PSL हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारा आपस का है। उसके बाद हम खेल रहे हैं आयरलैंड से, होम एंड अवे हम खेल रहे हैं बांग्लादेश से, हम खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज से, हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान से। अच्छा है T20 थोड़ा हो जाएगा, फिर हम
डायरेक्ट एशिया कप में जाएंगे सितंबर में, तो टफ तो है हमारे लिए ये। हमारी सीरीज अच्छी हो जाएंगी, हम खेल लेंगे, लेकिन क्या हम टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल रहे इन 4-5 महीनों में? तो ये क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हमारी जो FTP है ना वो तगड़ी रखें। बीच में एक राशिद भाई बात तो सारी यही होगी है ना, सॉरी, लेकिन टेस्ट की हम क्या बात करें? अभी कप्तान ने खुद आके कह दिया कि जी हम 40 ही अच्छे खेल सकते हैं, तो लिहाजा हमारी तो उम्मीदें ही इससे बैठ गई। हम तो 50 ODI पूरा कर लें तो बड़ी बात है कि हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब आपसे ये भी पूछना है, अब हम इस टीम से एक्सपेक्टेशन क्या रखें जिसमें हर दूसरा बंदा ही कप्तान है? मतलब अभी फिलहाल सलमान अली आगा लेटेस्ट जो हमारे कप्तान बने, बाबर के बाद तो एक लाइन लगी ना, शादाब, शाहीन, शान मसूद, रिजवान, सलमान अली। जिस टीम में इतने कप्तान होंगे वहां ग्रुपिंग तो होगी ही होगी। वो राष्ट्र भाई आप सवाल गोल कर गए कि उस वक्त भी ग्रुपिंग होती थी। टाइम कम है आपके पास, वरना मैं पूरी स्टोरी 2-3 घंटे लगेंगे मुझे। नहीं, वो पॉडकास्ट में नहीं, वैसे 2-3 मिनट अगर आप ले लें और हमें समझा दें। जी भट्टी साहब, यहाँ पे पहले भट्टी साहब बताएं जी। जो 90s की आप बात करें ना, मैं उसको मुख्तसर बता दूं, वो लड़ाइयाँ होती थी बाउंड्री लाइन के बाहर, जब अंदर जाते थे वो सारे पाकिस्तान के लिए खेलते थे। आप देखें फेमस 94 में जो रिवॉल्ट हुआ वसीम अकरम के खिलाफ, राशिद भाई भी उस टीम का पार्ट थे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाकर एक मैच में शायद 162 कितने रन चाहिए थे हैमिल्टन में, पाकिस्तान ने वो न्यूजीलैंड को नहीं करने दिए। लेकिन आज मसला ग्रुपिंग का नहीं है, मसला पीसीबी के फैसलों का है। पीसीबी जो गलत फैसले कर रहा है, कप्तानों पर कप्तान तब्दील कर रहा है, कप्तान से पावर लेकर आपने कभी सिलेक्शन कमेटी को दे रहे हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी के इख्तियारात हेड कोच को दे रहे हैं। मेरा ख्याल में पीसीबी ने जो गलत फैसले किए उसका रिफ्लेक्शन 2022 तक बिल्कुल हमारी टीम मेलबर्न में फाइनल खेली T20 वर्ल्ड कप का, उससे थोड़ा अर्सा पहले। गॉट इट। आप कह रहे हैं कि पीसीबी जो है वो गलती उनकी है और वो इस किस्म की सिलेक्शंस कर रहे हैं और ठीक है, मान गए कि वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन एक प्लेयर, एक सिंगल प्लेयर जब आता है ग्राउंड में परफॉर्म करता है, उसको क्या लेना देना कि पीछे पीसीबी ने क्या किया था? वो अपनी परफॉर्मेंस तो पूरी देना। आफ्टर ऑल ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज देयर टू गिव सम रन्स या फिर उसने विकेटें लेनी है, जो भी उसका काम है। ये तो लड़के लगता है कि चूंकि पीसीबी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ऑफ सी कर रहा है, इनको भी शायद पता होगा तो हम भी नहीं सही परफॉर्म करेंगे या नहीं कर सकते। ये इनको इतना असर कैसे करता है कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है? देखिए, मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन भी नाकाम रहे और एज ए प्लेयर भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन जी आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी अब हम PSL जाके एंजॉय करेंगे और अपने लोगों को खुशियां देंगे। भाई रिजवान साहब, माजरत के साथ PSL जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। आप ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में पाकिस्तान में नाकाम हुए, आप चैंपियंस ट्रॉफी में होम ग्राउंड पर नाकाम हुए, आप न्यूजीलैंड जाकर नाकाम हुए, अब PSL में आप क्या खुशियां देंगे? हाँ, रिजवान ने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि पाकिस्तान टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म जो है वो फ्रॉम PCB टू पाकिस्तान टीम वो लाने की जरूरत है। हमें अच्छे फैसले करने की जरूरत है। इंतहाई अदब के साथ मैं किसी प्लेयर के खिलाफ पता नहीं, सिस्टम का फ्लॉ है वो, तो आप तो यही कह रहे हैं कि भट्टी साहब सिस्टम का फ्लॉ है कि फिर राशिद भाई क्या बोर्ड में प्रोफेशनलिज्म की जी भट्टी साहब एक में राशिद भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि हमने जिस तरह की टीम सेलेक्ट की है, तैयब ताहिर मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने तैयब ताहिर जैसे लोगों को मौके पे मौके देते गए, फाइनल 11 में ना डालते उसको, बाकी 15 लोगों से टीम मुकम्मल कर लेते आप। जी राशिद भाई, और हम प्रोफेशनलिज्म के फुकदान की भी साथ में बात कर रहे थे, तो प्रोफेशनलिज्म का फुकदान कहां से आ रहा है? मतलब PCB से आ रहा है और फिर आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। अब्दुल्ला भाई, जो भर्तियां हुई है ना, मतलब ठीक है, एक तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, चेयरमैन का मान लेते हैं, प्रकाश साहब आए, नजब सेठी साहब आए, मोहसिन नकवी साहब आए, एक हाथ चल जाता है। लेकिन इस दफा चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो भरमार हुई है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई। जिनकी फील्ड नहीं थी उन्होंने आके संभाल लिया। लोग ये बात करते हैं, काउंटर सवाल करते हैं क्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेटर्स नहीं है, वो भी संभालते हैं, लेकिन वहाँ करप्शन नहीं है। वहाँ क्रिकेट में करप्शन नहीं है, हमारे को सिस्टम में करप्शन मौजूद है ना। तो इस वजह से डाउट क्रिएट कर जाते हैं कि भाई एक जो पंजाब गवर्नमेंट चला रहा था, वो चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहा था, वो आके क्रिकेट कैसे चला सकता है?
एक आ जाएगा ना, मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे, उनकी देखें डेपुटेशन पे कोई 15 से 20 लोग आ गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी पूरी करा दी। और चैंपियन ट्रॉफी देखी आपने हमने कैसे की। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजेस हुई हैं, जो प्रमोशन है, डिमोशन है, सारे यही लोग कर रहे हैं, तो उनको क्रिकेट का नहीं अंदाजा होगा। अभी आप देखें, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, PSL चल रहा है, आपकी ग्रेड 2 प्रेसिडेंट कब भी चल रहा होगा, आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चल रहा होगा। जब PSL चलता था ना तो सारे काम रुक जाते थे, कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा होता था। आप इतने ज्यादा टूर्नामेंट, इतने ज्यादा मैचेस से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसीलिए प्रोफेशनल की जरूरत है। हुकूमत वक्त को चाहिए, इसको सीरियसली लें। देखें पाकिस्तान में एक ही है जो आपका प्रोग्राम है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का कह सकते हैं, उसमें टॉपिक क्या है, पहला पाकिस्तान क्रिकेट है। तो उसकी सीरियसनेस से अंदाजा लगाएं कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसको सॉल्व करें मसले को। सिर्फ 2-3 लोगों को हमारे ऊपर लगा देने से नहीं होगा, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ेगा आपको, चाहे वो HR हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो क्रिकेटिंग ऑपरेशन हो, सारे हमें बेहतर करने पड़ेंगे। यारी दोस्ती में हम लोग ब्लेम कर देते हैं क्रिकेटर्स को, बहुत आसान है क्रिकेटर्स को, क्योंकि स्क्रीन पे आ रहे हैं। जो स्क्रीन पे नहीं है पीछे, उनकी तस्वीरें कभी दिखाते हैं हम, तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा कौन लोग हैं बेड़ा गर्क जो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। अच्छा एक चीज, अब अगर हम अच्छा, हमारी प्ले अच्छा होना कि हम अच्छा खेल रहे हैं, जीत भी रहे हैं, एटलीस्ट हम फाइट कर रहे हैं, तो फिर हम एंड में आके एग्जैक्टली कुछ भी बोलें, कोई भी स्टेटमेंट्स हो कप्तान की, इट डजंट मैटर, प्ले इतना बुरा हो और स्टेटमेंट्स आके ये दी जा रही हो कि जी 40 ओवर तक तो हम बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, या फिर जो कि हमें बहुत ही अजीब लगा उनका ये कहना रिजवान का कि जी PSL में अब जाके हम मुल्क को, अपने लोगों को एंटरटेन करेंगे। क्या जरूरत है ये बड़ा, आई एम सॉरी टू से कि एज अ जी इसमें जवाब देना चाहूंगा भट्टी साहब। मैं देखें, ये आपके मीडिया, हम पहले भी बात की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया उसने गलत बात की है। हमें बोलना कौन सिखाएगा, हमें बोलना आना चाहिए। प्रेस में लोगों को क्या चाहिए, क्या आपकी पॉलिसी क्या है PCB की, कोई ये थोड़ी होता है कि जाके आप बोलते हैं। आप पॉलिसी देते हैं किसी को भी, हम भी जाते थे, हम हेडलाइन देके उठते थे पॉजिटिव पाकिस्तान क्रिकेट को, या तो बिल्कुल आपको कोई ब्रीफिंग दी जाती थी कि हाँ जी ये टॉपिक्स करना या इस तरह बिल्कुल बात ना करना, बिकॉज क्योंकि अक्सर हमें इनको देख के ये लगता है, फॉर इंस्टेंस हारिस जब मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं या रिजवान भी कर रहे हैं, कि इनको कुछ नहीं पता, कोई नहीं बताता कि मीडिया। एक बंदा था समीउल हसन बरनी, वो प्रोफेशनल ICC से 10 साल काम वो तो अब भी है साथ था, तो वो तो चले गए प्रोफेशनल, इतना काम किया। अब चला कौन रहा है, आप लिस्ट निकाल लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्यों, किस वजह से ये बातें इस तरह से हो रही हैं। कोई ब्रीफ करने वाला नहीं है। Okay, that's all. Very quickly, अच्छा लास्ट वीक तक थे ये, बस लास्ट वीक तक थे, बिकॉज उनकी मुझे याद है मेरी लाहौर में उनसे मुलाकात हुई थी अभी ये सारा चैंपियंस ट्रॉफी का की ना, वही मुझे भी लग रहा था वो भी है। एनीवे दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब एंड राशिद भाई फॉर आज। ये वो वाला टॉपिक है जिस पे हम मतलब घिस गए हैं बातें कर करके, लेकिन टीम हमारी वहीं की वहीं है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। और स्टेटमेंट्स वाली बात है ना, हमने कितनी बार कहा है, बल्कि आई रिमेंबर कुछ साल पहले हम बड़ा एक टूर्नामेंट जीत के आए थे और कराची यूनिवर्सिटी ने फ्री मतलब स्कॉलरशिप्स इनको ऑफ़र की थी कि आएँ और पढ़ें और अपने आप को जरा ग्रूम वगैरह करें। और मैंने और अब्दुल्ला ने इस प्लेटफॉर्म पे कहा था कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, हमारे प्लेयर्स जो हैं थोड़ा सा अपने आप को भी बिल्डअप करें। एंड यू हैव टू लर्न इट, इट्स नॉट गोना कम टू यू, यू हैव टू लर्न इट। लेकिन नहीं हो रहा, क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? विन भी नहीं हो रहा ना और लर्न भी नहीं हो रहा दोनों नहीं हो रहे ना, एक चीज तो होनी चाहिए, तो विन ही कर लो क्योंकि लर्न तो करना नहीं है। ओके, अब ब्रेक ले रही हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, सेहत और इससे जुड़े मामलात से मुतालिक आगाही के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज आलमी यौम सेहत मनाया जा रहा है और हर साल थीम होता है ना, आपको पता है। तो इस साल का थीम है सेहतमंद माएँ और सेहतमंद बच्चे ही एक अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत हैं, विच वी नो। अच्छा है वैसे थीम, और इस बात में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ माँ और बच्चे की सेहत पर किसी न किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसकी गुंजाइश तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें आज ये बात भी समझनी है कि जिस्मानी सेहत के बराबर तवज्जो ज़हनी सेहत को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। और हमारे साथ हैं माहिर सेहत कहानी की CEO डॉक्टर सारा सईद खुरम।
जो कि पहले भी हमारे मेहमान रही हैं और उनसे ज़ाहिर है इस अहम दिन के मौके पर हम बात करते हैं। डॉक्टर सारा, हम ज़रा मेंटल हेल्थ की कुछ अरसे से बात भी कर रहे हैं। फ़िज़िकल हेल्थ ऑब्वियसली इज़ सर्टनली इंपॉर्टेंट, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी पे हम जोर देते हैं, अपने कीपिंग अ चेक पे भी जोर देते हैं, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में लोग ज़हनी सेहत पे बात नहीं करते या ये नहीं समझते कि ज़हनी सेहत ठीक होगी तो आपकी जिस्मानी सेहत भी ठीक होगी, और ये नहीं समझते बल्कि इस बात पे तो हंसते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जी अगर हमारी मेंटल हेल्थ इट्स नॉट वर्किंग तो हमारी बॉडीली फंक्शंस, हमारी फिजिकल सेहत जो है वो ख़राब क्यों होगी। फिजिकल समथिंग, लोगों को अभी तक ये लिंक समझ नहीं आ रहा। आप भी स्ट्रगल करती हैं समझाने में टू योर पेशेंट्स? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, ऐसे ही होता है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बहुत सारी ख़वातीन में, जैसे आज का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो फोकस करता है वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ पे, ख़वातीन में और मर्दों में भी अक्सर होता है कि जब उनकी मेंटल हेल्थ सही से काम नहीं कर रही होती, जब आप मेंटली स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपकी फिजिकल बॉडी पे भी आना शुरू हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग लोगों में बहुत अर्ली हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज होती है, अनएक्सप्लेन स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है हर तीसरे शख्स में, ओबेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाना, और जो प्रेगनेंसी के दौरान इश्यूज होते हैं या वुमेन के जनरली जो इश्यूज होते हैं कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गई है, बहुत सारे जो ये इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी रिलेटेड होते हैं। और ये स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, अब हम स्ट्रेस से नहीं निकल सकते। द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, इसमें स्ट्रेस हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगा। एक होता है ज़िंदगी का स्ट्रेस, एक होता है मेंटल इलनेस या ट्रॉमास। इलनेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर आप एंग्जाइटी का शिकार हो। एक तो रेगुलर वर्क स्ट्रेस है, बच्चे के एग्जाम का स्ट्रेस है, वो तो चले हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा डील करना है, लेकिन जब यहाँ आपकी सेहत को मुतासर शुरू कर दे, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली ऑन प्रेग्नेंट वुमेन? ये भी क्या आप बता सकते हैं, क्या स्टडीज़ हैं जो औरतें दिमागी तौर पर शदीद ज़हनी दबाव में किसी बच्चे को जन्म देती हैं, उनके बच्चों पे भी क्या असरात होते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो मदर्स अनड्यू स्ट्रेस में होती हैं या जिनको प्री पार्टम डिप्रेशन होता है, हम हमेशा बात करते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, बच्चे होने के बाद एक डिप्रेशन होता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि बहुत सारी औरतों को प्रेगनेंसी के अंदर भी डिप्रेशन होता है, जिसको हम इंटर पार्टम या प्री पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और इसकी वजह से औरतों का खाने का दिल नहीं चाहता, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, उनमें एनर्जी ही नहीं होती कि वो अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकें, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर सकें, या फिर अगर माँ की सेहत जनरली ठीक ना हो तो जो खा भी रही होती है उसका भी इतना इनपुट नहीं आता उसकी बॉडी में, एंड दैट लीड्स टू लो बर्थ वेट, बर्थिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बच्चे जो लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, खराब होती है, तो इट्स अ विशियस साइकिल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू डू। एक तो अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर अंडरगोइंग सर्टेन सिम्टम्स जो नॉर्मल से बाहर हैं, जो एक रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर हैं, द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू यू नीड टू फाइंड अ पर्सन जिससे आप बात कर सकें। अब ये भी दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो जो एक इनफॉर्मल कनेक्शन होता है कि आप किसी से बात करके अपनी प्रॉब्लम को, दूसरा ये कि नाउ देयर आर लॉट ऑफ थेरेपिस्ट अवेलेबल। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे यंग बच्चे साइकोलॉजी का प्रोफेशन अपना रहे हैं, काउंसलर्स का प्रोफेशन अपना रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी काउंसलर्स और थेरेपिस्ट की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको सही से क्योंकि हम समझते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस हो गई है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस है, उसके लिए भी हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। लेकिन ये वो सारी बीमारियां हैं या वो सारी अलामात हैं जो काउंसलर या थेरेपिस्ट की वजह की मदद से भी आसानी से सारा अब यहाँ प्रॉब्लम एक और आ जाती है, क्योंकि ये हम ये थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना है ऑल दैट, हम कुछ सालों से बात कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारी कॉन्वर्सेशंस में ये बड़ी आम बात हो गई है, एंड पीपल कैन हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, दे कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम अ काउंसलर एंड ऑल दैट, बट ऑन अ लार्जर बेसिस अगर हम पाकिस्तानी ख़वातीन को देखें, ये बहुत दूर है उनके लिए ये बात करना, ये सोचना भी कि हम अपने मसलों की बात किसी तीसरे बंदे के साथ करें। मतलब कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत है जिसका एनवायरनमेंट उसको ये इजाज़त नहीं देता, या फिर शी इज़ नॉट हैप्पी, वो आप कह रही हैं प्री पार्टम वगैरह, शी इज़ गोइंग थ्रू दैट, वो सफ़र कर लेगी लेकिन वो किसी से बात नहीं करेगी, क्योंकि अच्छा माना नहीं जाता ना कि तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारा बच्चा हो रहा है। और फिर इलाज तो बहुत दूर की बात है। इलाज तो खैर इसका, इनफैक्ट द टर्म इलाज, दे डोंट इवन थिंक कि कोई इलाज हो सकता है इस चीज़ का, दीज आर जस्ट बैड थॉट्स। तो अगर अभी तक इस
एज एंड स्टेज तक 2025 में भी हमें सोच रहे हैं कि जी हम अपने आप को खुद ही को ठीक कर लेना चाहिए, या फिर गिल्ट एक होता है कि भाई बच्चा हो रहा है, व्हाई आरंट वी हैप्पी, और हम अपने आप को किसी को बता भी नहीं सकते, तो वी आर लैगिंग बिहाइंड। हमें तो ये भी नहीं पता कि देयर इज हेल्प आउट देयर। जी, एंड देखिए कोई भी चीज़ को पता लगने के लिए, फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो कोविड के अलामात सबको पता लग गए थे, कोविड में वैक्सीन लगानी है सबको पता लग गया था, एवरीवन न्यू कि वो क्या बीमारी है, उसका इलाज किस तरह करना है। इसमें बहुत बड़ी फैक्टर जो थी वो एक मास लेवल अवेयरनेस थी या एक एक्सेप्टेंस थी कि एक बीमारी आ गई है, उसको डील करना है। सो आई थिंक दो तरह के मीडियम्स थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, एंड आई थिंक जियो डज अ वेरी गुड जॉब इवन नाउ स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड मेंटल हेल्थ, जो एक एक्टिव कैंपेन भी अभी चल रही है मिलकर के नाम से। आई थिंक वी नीड मोर इनिशिएटिव्स लाइक दैट, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव जो है नॉर्मलाइज करते हैं कॉन्वर्सेशन को, वो कहते हैं कि इस पे बात करना आसान करते हैं, डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं उनको आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, इलाज हासिल करने को इजी बनाते हैं, उसको नॉर्मल बनाते हैं। एंड वी नीड मल्टीपल सच कैंपेन्स एट मल्टीपल लेवल्स, चाहे वो रेडियो हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, स्पेशली बिकॉज अगर हम इसी साल की थीम को ज़रा दोहरा देना कि सेहतमंद माएँ और सेहतमंद बच्चे, तो वो ऑल्दो सेहतमंद से समझते हैं हम फिज़िकल की बात को कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ आपकी नहीं ठीक हो सकती जब तक आपकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होगी। ह्यूज कनेक्शन बिटवीन द टू जो अब पता चल रहा है। हम अगर किसी भी हम सोसाइटी के सेक्टर की बात कर लें, जो पढ़े लिखे हैं, दोज हु कैन अफोर्ड एज वेल, दोज हु आर एफ्लुएंट, वो भी अपने इस किस्म के इश्यूज़ को एड्रेस करना नहीं चाहते, या अगर उन्हें कह दें कि आप किसी को दिखा दें, या अगर कोई डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट उन्हें कोई दवा प्रिस्क्राइब कर दे, तो वो फिर वो कहते हैं जी नहीं कुछ भी हो, हम मर जाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे। देखिए आई थिंक एक जनरेशनल चेंज है। जब हम छोटे थे हमारी जनरेशन के अंदर तो बिल्कुल ही टैबू था, बल्कि एक्सेप्टेंस क्या अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऐसा कोई मसला होता है। अगर मैं अपनी किसी ओल्डर जनरेशन के इंसान से बात करूं तो कहेगा हमें तो ये कौन सी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, हमारे ज़माने में नहीं होते थे। अब जो जनरेशन आ रही है, ये जो हमारी जनरेशन है, वो एटलीस्ट एक्सेप्ट एंड अवेयरनेस शो कर रही है कि हाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमें उनका इलाज करना है। ये किस लिए हुआ है? इसीलिए हुआ है कि उस पर बात हुई है, कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, डायलॉग हुआ है, अवेयरनेस हुई है। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम। अब क्योंकि अवेयरनेस हो गई है कि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि इसका इलाज भी मुमकिन है, देयर इज़ ईजी इलाज अवेलेबल एज वेल। क्योंकि मुझे एज अ डॉक्टर ये पता है कि लोग समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट बहुत महंगे होते हैं, लोग समझते हैं कि उन तक एक्सेस मुश्किल होता है, और कौन जाए और कौन 5-6 सेशंस कराए। लेकिन अब थिंग्स आर चेंजिंग। हमारी ऐप पे भी ऑनलाइन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं विच आर मच चीपर एज कम्पेयर टू अ फिजिकल साइकियाट्रिस्ट। और मेंटल हेल्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी बहुत आसानी से हो सकता है। ना सिर्फ सेहत कहानी, बहुत सारी एप्स मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर सारा यहाँ आप डेफिनेटली ये भी एक चीज़ अपनी बात में डाल सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोग देख रहे हैं और आप यूरो प्रोफेशनल आपको मानेंगे कि हमारे जो बाकी डॉक्टर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी रेकमेंड करना चाहिए। अगर कोई आया है उनके पास पेशेंट और उनको पता है कि फिजिकल एलिमेंट्स तो हैं लेकिन दे नीड थेरेपी, तो फिर दे शुड रेकमेंड to these patients कि आपको you need to physicians should also recommend, क्योंकि वो लोग भी ये नहीं करते knowing कि भाई इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो आगे करते नहीं हैं। देखिए मैं आपको एटलीस्ट 10 रिसर्चर्स पाकिस्तान के अंदर कोट कर सकती हूँ जहाँ पे लोगों ने इस पे पूरे थीसिस लिखे हैं कि जब एक औरत अपने गायनेकोलॉजिकल चेकअप के लिए आती है, अपने यानी कि जचकी के चेकअप के लिए आती है, जिसको हम इंटर पार्टम चेकअप्स होते हैं, जब कोई भी इंसान डॉक्टर के पास होता है तो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं सिंपल से जो एटलीस्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। और हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें ये उस वक्त तक नहीं सिखाया जाता था कि आपको फिजिकल हिस्ट्री के साथ एक मेंटल हेल्थ हिस्ट्री भी लिखनी है। लेकिन अब मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो बेसिक 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो एक सिंपल फॉर्म के जरिए आप पूछ सकते हैं येस और नो में, एटलीस्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अक्सर दूसरी मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज के भी सर्टेनली। सो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, हमारे पास वक्त कम है, अब ये टॉपिक तो ऐसा, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, रहेंगे और एक्चुअली हम करते भी रहते हैं वक्तन फवक्तन। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये सुने, पंजाब पुलिस की एक मामूली कार्रवाई में कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ जिस पर एक डिस्कशन
शुरू हो गई और हर सतह पर बात होना बड़ा ही अहम महसूस हो रहा है। पुलिस के मुताबिक थाना मुस्तफ़ाबाद कसूर के अफसरान और एहलकारों ने एक डांस पार्टी की इतला पर एक फार्म हाउस पर छापा मारा और पुलिस कहती है कि यहाँ नशे में धुत दर्जनों लड़के और गिरफ्तार कर लिए गए। शराब की बोतलें मिली, शीशा वगैरह, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बरामद किया। साउंड सिस्टम भी कब्जे में ले लिया और इस इतला के साथ ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई जिसमें इस वाक़े में हिरासत में लिए गए लड़के और लड़कियों को देखा जा सकता है, दिखाया गया। पूरी एक वीडियो बनाई और ये एक इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है कि एक तो इस कार्रवाई पे भी मतलब सवाल हो सकता है कि ये अगर कोई अपने घर में किसी का लाइफस्टाइल जो भी है, ठीक है, गैर कानूनी हरकत कोई ना करे एज लॉन्ग एज, बट इस तरह से छापे मारना और उसके बाद चलें छापे मार लिया आपने, इन बच्चे बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया, दुनिया में और मसले हल हो गए हैं कि आपने इन लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद आपने इनकी वीडियो बनाई और इनके चेहरों पर फोकस कर करके वीडियोस बनाई और उसके बाद वो वीडियो क्या किया, अपलोड कर दी गई जगह जगह। मतलब ये वो हरकत है जिस पे हम हर बार ये बात करते हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, रेप्स हो जाते हैं और वीडियो वायरल होती है और हम हमेशा यही कहते हैं कि वीडियो बनाने वाला कल्चर क्यों है और ये किस तरह फैल रहा है। अगर हमारी पुलिस ही ये करना स्टार्ट हो गई कि अगर आपने पहले तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने रेड कैसे किया किसी प्राइवेट पार्टी पे, लेकिन चले आपने कर दिया, उसके बाद ये क्या जवाब आपको किसने दिया, परमिशन आपको किसने दी कि आप वीडियो वायरल करें। उसमें देखा जा रहा है कि कुछ बच्चियां अपनी शक्ल छुपा रही हैं तो उनको पीछे से पुलिस वाले कह रहे हैं कि शक्लें दिखाओ। क्यों भाई, कौन है आप? ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। वैसे एक बात बताऊं, ये वक्त की बात, ये गलत चीज है, आपको तो ये रोकना चाहिए। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। जो वीडियो बनाने वाले हैं इन्हें गारंटी है, ये अल्लाह मियां से लिखवा के लाएं कि इनके बच्चे कभी किसी के साथ अगर इस तरह की जगह पे चले जाएं और वहां पे छापा पड़ जाए और वीडियोस बनाएंगे तो ये उस वक्त सोचेंगे कि हाँ हमने भी किसी के बच्चों की वीडियोस बनाई थी। एज इट इज द होल आइडिया ऑफ अ वीडियो, हम मान गए भी आपने छापा मारा था, वीडियो दिखा के प्रूव करने की क्या जरूरत है। एंड व्हाट्स व्हाई आर यू शोइंग द वीडियो? ताकि वहां तो हमने उनकी चित्रौल की, वो सब कुछ तो ठीक था, पेरेंट्स को फोन करना वो सब कुछ भी हो गया, नहीं अब हम दुनिया में बता भाई क्यों पीछे पड़ गए हो, मतलब क्यों ये जो पकड़ लिए, ये जो असरात होते हैं इनकी जहनी हालत पे, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। बाज लोग कह रहे हैं कि जी लड़कियों की नहीं बनानी चाहिए थी। भाई लड़कों को कोई दिमाग नहीं है उनके पास, उनका फ्यूचर नहीं है, उनकी आगे शादियां, बच्चे उनके खानदान वाले नहीं है, मतलब कमाल है। और ये सब बच्चे बच्चियां ठीक ही घरों के लग रहे हैं और ऐसे कोई अल्लाह माफ करे जो कैप्शंस है ना बरहना हालत में, कोई बरहना हालत में नहीं है। इस तरह वीडियो सब ऑब्वियसली पूरे मुल्क में देख लिए होंगे, खासतौर पे जिस चीज पे ये कैप्शन है उसको तो आप खोलेंगे ही खोलेंगे, तो देख लिया ना कि कुछ नहीं था। मोहम्मद सलीमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब बता दीजिए कि ये एक तो वाकया हुआ, रेड हो गई, उसके बाद क्या ये रेगुलर है इस तरह से रेडें करके वीडियो बनाना और वायरल करना और फैलाना? मतलब इस पे कोई बास पुरस हो रही है? किसी आला हुक्काम ने में से किसी ने इसका नोटिस लिया कि क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हो इस पे कि कैसे हो गई भाई वीडियो वायरल? देखें, ये आपने पूरी जो बात की, असल हमें उससे गर्ज नहीं है कि वो पार्टी हो रही थी और थी भी कंपाउंड में, फार्म था, फार्म के अंदर बिल्डिंग थी। अगर इन्होंने कुछ करना था तो उसका केस रजिस्टर करके उसको कोर्ट में पेश कर देते। आज तक मैंने किसी इनकी प्रेस रिलीज में ये नहीं देखा कि ये अपने मुल्ज़मान जो है उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते, उनके चेहरों के साथ, ओरिजिनल चेहरों के साथ, कोई डम नहीं था, कुछ नहीं था। और जो हमें प्रेस रिलीज आई उसमें भी इन्होंने कुछ इसका जो आपने बताया कि जिक्र किया, लेकिन वो चीजें ये बड़ी यानी कि रोब के साथ दिखाते थे कि ये देखे जी ये हमने पकड़ लिया, लेकिन सच ऐसी कोई पिक्चर सामने नहीं आई जिसमें ये हो कि ये लोग कुछ मंशियात पी रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। इनका फोकस सिर्फ वो लड़कियां और लड़के थे, जैसे किसी के कहने पे किया जा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फिर बड़ा फोर्सबली यानी कि उनकी रिकॉर्डिंग करके इमीडिएटली उनको सोशल मीडिया पे फैलाया गया। सबसे क्वेश्चन मार्क है कि किसके कहने पे? जब ये शोर पब्लिक में उठा, जैसे आप बोल रहे हो, हमारे दिल को तकलीफ हुई है, आपने महसूस किया है जैसे बता रहे थे अभी, तो इस पे जो है उसके नीचे जो कमेंट्स थे पब्लिक में वो बड़े पुलिस के खिलाफ थे कि ये आप लोग ज्यादातर लोग बाय द वे इसे बुराई समझ रहे हैं, जो वीडियो ज्यादातर लोग इसे बुराई समझ रहे हैं। मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब हमें बता रहे हैं जी, स्टेप्स लिया, देन डीपीओ ने स्टेप्स ये लिया कि उसको पता था कि अब ये शोर उठ गया, तो दोनों को सस्पेंड कर दिया। अब लास्ट गए हमें जो प्रेस रिलीज महसूस हुई
मिली है उसमें कि जी दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। हाँ, अब ये दो बंदों को इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मोहम्मद सादक और उसके साथ जो है अब रात को इन्होंने पूरे थाने की ट्रांसफर कर दी है, उनके खिलाफ जो है ये इंक्वायरी कर दी है। अच्छी बात है, डीपीओ ने अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन अगर ये शोर ना उठता तो शायद नहीं होता ये ट्रांसफर और ये तबादले और फिर एक्शन और इंक्वायरियां। हाँ, ये हुआ है और रात गए तक वो पूरे थाने के खिलाफ जो है ना कि ये की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन्होंने ये किसके कहने पे किया और क्यों किया, क्योंकि ऐसा। चलिए शुक्रिया आपका मोहम्मद सलीम। और ये सर्टनली किसी की टिप पे हुआ होगा, किसी ने को बदला निकालना होगा, 100% ये हुआ होगा और एक पार्टी हो रही होगी कुछ। लेकिन शुक्र है कोई एक्शन लिया गया। और एक हार्टनिंग बात यह है कि उन वीडियोस के नीचे अवाम ने भी बहुत बुरा माना था इस बात को, तो इससे कुछ तसल्ली हुई कि शुक्र है। एनीवे, we'll see you tomorrow। बस क्या जल्दी हो गई।